गांव में एक मुहावरा तो सुना ही होगा, चलनिया दूसरे बढ़निया के जेकरा में अपने 72 गो छेद। ये मुहावरा अब राजनीति में भी आ गई है। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने भाजपा पे पलटवार करते हुए कहा है। हम यहाँ बात को जानने के लिए भाजपा कार्यालय में संजय टाइगर जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा जदयू की तरफ से बयान क्यों आ रहा है। टाइगर जी, देखिए, जिस नीतीश कुमार को जिस जदयू को बीजेपी ने अपने साथ रखकर बड़ा किया। जदयू जो पहले समता पार्टी थी, 95 में नीतीश के चेहरे पर चुनाव में गए थे। कितनी सीटें मिली थी? महज 7 सीटों पर सिमट गए। 96 में हमारे साथ आए। 2005 में आपसे ज़्यादा आ गए थे सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2005 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा 95 में महज 7 सीटों पर थे और हमारे साथ आए। जब अटल जी की सरकार बनी तो केंद्र में हमने मंत्री बनाया, कद बढ़ाया उनका। और 2000 में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, समता पार्टी को महज 32 या 34 सीटें थी। तब भी मुख्यमंत्री हमने बनाया था। और 2020 में कितनी सीटें उनको आई थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। पहले से घोषणा कर रखा था। 14 में महज 2 सीटों पर लोकसभा में जीत पाए। उनको हैसियत का अंदाजा नहीं है। तो उनकी हैसियत इसलिए बड़ी हुई कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर कमल का लेप लगा करके चेहरे को चमकाया था। अब वो लेप उतर गया है, उनको हैसियत का अंदाजा लग गया। और ललन सिंह बड़बोला न बने। हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊँ। जिस पार्टी को हमने खड़ा किया वो लोग तेवर बदल कर चल रहे हैं। जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, चलते हैं आज वही तेवर बदल बदल के। ललन सिंह अपने हश्र का इंतजार करें। जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसका गिंजन तय है। उसके फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। उसके साथ पार्टी ने और नीतीश कुमार ने कैसा व्यवहार किया, बेटिकट कर दिया था। जया जेटली राष्ट्रीय अध्यक्षा रही, कहाँ है आज जया जेटली? शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कितना फजीहत किया गया, रो करके उनको बंगला खाली करना पड़ा। अब आरसीपी सिंह के पीछे पड़े हैं। ललन जी, अगली बारी आपकी बारी है। आप तैयार रहिए उस नतीजे को झेलने के लिए। बहुत नीतीश कुमार के खैरखाई में बढ़कर चलकर बोलिएगा तो आपको आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, यूपी का भी याद दिलाया है कि यूपी में क्या कर रहे हैं उनके। विपक्ष सर्कस कर रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो वही कह रहा हूं कि जब बीजेपी अकेले है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विपक्ष का आंकड़ा था वो भी क्यों नहीं ले पाए? हमारे पक्ष में था। तो मैंने कहा कि एनडीए में जितने दल हैं उसके अलावे कई दल हमारे साथ खड़े हैं। अदृश्य शक्तियां हमारे साथ हैं जो समय आने पर हमारे साथ दिखेंगी। कोई मुकाबले में नहीं है, दूर दूर तक नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है। देश में विपक्ष मजबूत हो हम चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारा काम नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी पार्लियामेंट की तस्वीर बनी कि किसी दल की हैसियत नहीं है कि प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा ले पाए। क्योंकि हमने काम किया है, हमने जनता का विश्वास जीता है। और देश की जनता आज भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। जिसने 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका दिलवाया, जिसने 8 करोड़ लोगों के गैस का कनेक्शन मुफ्त में दिया, घर घर बिजली पहुंचाई, सड़कों का अंबार बिछा, पुलिया बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश की सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई है, जो हमारी सामरिक ताकत है वो बढ़ी है, दुनिया में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है। आज भारत की तरफ लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। हमारी विश्व वैश्विक की जो नीति है, हमारी जो विदेश नीति है, हमारी कूटनीति है, यानी आंतरिक मामला हो, बड़ा मामला हो, सब में हम नंबर 1 कर रहे हैं। तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 14 और 19 के मुकाबले ज़्यादा सीटें हमारे झोली में आएंगी। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत किसी तिकड़मबाजी से रोक नहीं सकती
क्योंकि जनता हमारे साथ है। और लोकतंत्र में नेताओं के गले मिलने से कुछ नहीं होता है, जनता जिसके साथ जाती है। और नीतीश कुमार को तेलंगाना में कौन जानने वाला है? क्या हो जाएगा केसीआर के मिलने से? नीतीश कुमार के पार्टी को तेलंगाना में कोई जानता है क्या? केसीआर के पार्टी को बिहार में क्या वजूद है? ऐसे लोगों के मिलने से क्या पड़ेगा? 19 के चुनाव के पहले जब सपा बसपा मिले थे, दोनों का आधार था यूपी में, तब तो हमने उनको चारों खाने चीत कर दिया। ये सब जो कवायद है ये कर रहे हैं, इनको भी परिणाम का अंदाजा एक आपने भी आज पढ़ा होगा, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 300 से ज़्यादा उनके सांसद हैं, 1000 से ज़्यादा विधायक हैं, सीबीआई को छापे करे थे। इनका छापा क्यों नहीं पता? सिर्फ हमारे यहाँ बीजेपी जैसे संगठन है क्या आपके पास समर्पित करता है क्या? और हमारे केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उस काम का ताकत हमारे पास है आपके पास क्या? तो अब सपना देखिए, बोलने के लिए तो लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है, कुछ भी बोलते रहिए। आप कटोरा लेके चलते हैं कि समुंदर उबछ देंगे, तो ये हास्यास्पद है ना। तो समुद्र को तालाब समझ दिए क्या? नहीं, तालाब देखिए, मेरी तो ये समझ है कि इन सबको इस बात का खतरा है कि इस बार की आंधी में सबका सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए, तेलंगाना के केसीआर आए थे, आपको पता है कि अभी उपचुनाव हुआ विधानसभा का, हार गए, बेटी को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। और नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की है, तो तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो ये सारे लोग बीजेपी के आंधी में उड़ न जाए इसलिए मिलजुल कर अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। और यही कोशिश 19 के चुनाव के पहले चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया था। देश भर में घूम के मुहिम चला रहे थे। और आश्चर्य तो ये है कि मतगणना के बाद भी उन लोगों से मिल रहे थे कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। विपक्ष का क्या असर हुआ? और खुद चंद्रबाबू नायडू औंधे मुंह वहां गिर गए। तो आप जहां हैं वो बच नहीं पा रहा है और मंसूबा पाले हुए हैं। पता है आंकड़ा क्या होता है? 9 सीटें है तेलंगाना वाले नेताजी के पास, 9 सीट, वो भी सिकुड़ने वाला है। और आप 272 के आंकड़े की बात कर रहे हो। नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से 17 सीट है। वो तो कह रहे कि सिर्फ 40 खसकाना है, हमको ज्यादा सीटें नहीं लड़ रहे हैं। उनका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। बीजेपी के पास कितनी सीटें आपको पता है? और एक बात और जान लीजिए, अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुआ, पता नहीं चला कौन खिसका। हम खिसके क्यों लोग खिसक गए। बीजेपी के पास केवल वही दल नहीं है जो एनडीए के घटक दल हैं, बाहर की कई शक्तियां भी हमारे साथ हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष को अपने ताकत का अंदाजा लग गया होगा। एक और आखिरी सवाल है सर इसी बात पे, जो विपक्ष जो एकजुट हो गई है, उनका आरोप है कि अब एनडीए में जो एनडीए के घटक दल है, अब उसमें सिर्फ बीजेपी ही रह गई है और कोई नहीं। मैंने कहा ना कि विपक्ष सर्कस कर रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो वही कह रहा हूं कि जब बीजेपी अकेले है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विपक्ष का आंकड़ा था वो भी क्यों नहीं ले पाए? हमारे पक्ष में था। तो मैंने कहा कि एनडीए में जितने दल हैं उसके अलावे कई दल हमारे साथ खड़े हैं। कल हेराल्ड मामले में राहुल जी बेल पर हैं, लालू जी बेल पर हैं, जेल में थे। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं। बेल वाले और जेल वाले गठबंधन बनाकर कोई खेल नहीं कर सकते। नहीं है सर, और लोग हैं ना, उनके दल में लोग हैं ना, उनके मंत्रिमंडल में। क्यों हटाना पड़ा? क्यों शपथ दिलवाए थे? और मैं तो कहता हूं कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहा था किसी से, बताइए जरा कैसे विभागों का बंटवारा हुआ। जो वांटेड था उसको आपने, जो इसका कानून पीछा कर रहा था उसको आपने कानून मंत्री बना दिया। जिस पर चावल गबन का आरोप है उसको आपने कृषि मंत्री बना दिया। जो जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया उसको शिक्षा मंत्री बनाया। तो अन्याय तो जमा खान के साथ हुआ ना। 24 गंभीर मामले हैं, उनको अपने गृह मंत्री नहीं बनाया, इस नाते तो गृह मंत्री के हकदार थे। तो नीतीश जी ने दागियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, वसूलों को, सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। और उनकी दुर्गति, जो राजनीतिक दुर्गति होनी है वो बाकी है। न वो रहेंगे न उनका दल रहेगा। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे संजय टाइगर जी को। ये टाइगर की तरह ही दहाड़े हैं और ये जो है इनका कहना है कि जो 2024 में
कोई पार्टी नहीं रहेगी, सबका सफाया होगा। इन्होंने बड़ी बेबाकी से, चाहे तेजस्वी के सवालों का हो या फिर प्रधानमंत्री जो नीतीश कुमार जिसका सपना पाल रहे हैं, उस पर सभी सवालों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं कुंदन कुमार, धन्यवाद। हैं वो जाके पूछे यूपी में, आपने यहाँ पूरा दागियों का मंत्रिमंडल बना रखा है, एक विकेट तो कल गिरा है। बारी बारी से सब विकेट गिरेगा और कप्तान का विकेट भी जल्दी गिरेगा। तेजस्वी बहुमत के बड़ी करीब हैं, उस जुगाड़ में लगे हैं। जिस दिन आंकड़े को पार कर जाएंगे, इनको दूध की मक्खी की तरह वहां से निकाल दिया जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री बनाने अरे तो प्रधानमंत्री का तो सपना नहीं देखे, आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए। आज बैनर बदलने से होता तो सब फ्लैक्स बनाने वाला अपना बैनर लगा के प्रधानमंत्री बन गया होता। प्रधानमंत्री बनने का सपना तो न देखें, बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं बचने वाली है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। नीतीश जी अप्रासंगिक होने वाले हैं, जदयू का अस्तित्व निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार को चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए कौन चंद्रशेखर राव, कहाँ चंद्रशेखर राव ने किया? चंद्रशेखर राव तो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा, वो भी दावेदार हैं? 1 दर्जन दावेदार हैं, वैकेंसी है नहीं, यही तो विडंबना है। बीजेपी 14 और 19 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर कामयाब होगी और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ख्वाब देखा जा रहा है। केसीआर आए थे, बढ़ावा भगत किए थे, और जब प्रेस वालों ने पूछा और नीतीश का नाम नहीं लिया तो प्रेस छोड़कर उठने लगे नीतीश कुमार। अरे आपका नाम कौन लेगा? आप बिहार में 3 नंबर की पार्टी हैं, बिहार में एक राज्य की पार्टी है, वहां भी 3 नंबर की पार्टी है। केजरीवाल जी आपको नेता मानेंगे क्या? तो ममता बनर्जी मानेगी? कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि राहुल जी हमारे प्रत्याशी हैं। तो एक तो कहीं वैकेंसी है नहीं, एक अनार 100 बीमार, ये सिर्फ फुटौवल करेंगे। और नीतीश कुमार जी तो कहाँ, दूरों दूर तक उस रेस में नहीं है। हम भोजपुरी वासी हैं, हमारे भोजपुरी में कहावत है, पूछे न पाछे या कन्या के चाची। कोई इनका नाम नहीं ले रहा है। इनके 4 गो प्रवक्ता हो हल्ला कर रहे हैं, अब बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवा रहे हैं। यादव भी कह दिए जो 1 नंबर की पार्टी है। आप कह रहे हैं 3 नंबर की। तेजस्वी यादव चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री का ख्वाब देखकर यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, यहाँ खुद बैठना चाह रहे हैं। और वहाँ क्या उनकी दुर्गति होगी को पता है। तेजस्वी भी ताक में हैं कि कब इनसे बदला लिया जाए और पुराना जो है मुखालफत है उसका बदला लिया जाए। अच्छा, ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है और उधर जो है बीजेपी मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं। दोनों का आधार था यूपी में, तब तो हमने उनको 4 खाने चित कर दिया। ये सब जो कवायद है ये कर रहे हैं, इनको भी परिणाम का अंदाजा है। आपने भी आज पढ़ा होगा, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 300 से ज़्यादा उनके सांसद हैं, 1000 से ज़्यादा विधायक हैं, सीबीआई को छापे के देखिए। इनका छापा क्यों नहीं पड़ता? सिर्फ हमारे यहाँ विपक्षी दल पर क्यों पड़ता है? देखिए, सीबीआई, ईडी, आईटी तो वहीं छापा मारेगी जहाँ उसको बू आएगी भ्रष्टाचार की, अपराध की, और उनको कुछ पता नहीं है। सीबीआई छापा मार रही है, ईडी छापा मार रही है। तो जरा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो 1 टोकरी सोना मिला, एक कमरा में भरा हुआ नोट मिला, ईडी ने पहुंचाया था क्या? झारखंड में क्या हुआ? तो आखिर ये कहाँ से बरामद हो रहा है? भ्रष्टाचार है तब ना। और जरा तेजस्वी यादव को, उनका उम्र उस समय कम रहा होगा जब पिताजी जेल यात्रा में पहली बार गए थे, उनसे जरा पूछिए कि जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी चारा मामले की, बीजेपी केंद्र की सरकार में थी? नहीं थी। तब सरकार में कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब चारा मामले में चार्जशीट हुआ तब उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने देवगौड़ा जी थे। और जब लालू जी चारा मामले में पहली बार जेल गए तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री उनके समर्थन से बने आई के गुजराल साहब थे। तो न बीजेपी केंद्र में थी न बीजेपी बिहार में थे, तब उनके पिताश्री को जेल क्यों जाना पड़ा? तब सीबीआई किसके साथ थी? इसलिए आप अपनी गलती करेंगे, अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून अपना काम करेगा।
जांच एजेंसियां जांच करेगी और तेजस्वी भी तैयार रहें। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी चार्ज शीटेड हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेल पर हैं, ट्रायल शुरू होने वाला है। अच्छा, उनको भी पता, इनको भी जाना पड़ेगा। मेन विकेट आउट करेंगे क्या इस नहीं, बार? नहीं, वो बिल्कुल जो अपराध करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये गठबंधन में कौन कोशिश में लगे हैं? सोनिया जी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, राहुल जी बेल पर हैं, लालू जी बेल पर हैं, जेल में थे, हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं। ये बेल वाले और जेल वाले गठबंधन बनाकर कोई खेल नहीं कर सकते। नहीं है सर, और लोग हैं ना, उनके दल में लोग हैं ना, उनके मंत्रिमंडल में, क्यों हटाना पड़ा?